हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज संडे है तो संडे को वीकली रिवीजन होता है। आज की वीडियो में हम लोग 24 मार्च से लेकर 30 मार्च तक के करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं। टॉप 30 क्वेश्चंस होंगे इसमें, इस वीक से, इस सप्ताह से। इनको आपको रिवाइज करना है। कैसे करना है? इसमें से टॉप क्वेश्चंस लिए रहेंगे, उसको मैं पहले क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जवाब देना है। बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगा ही और एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, जिससे जो लोग केवल वीकली फॉलो करते हैं उनको भी दिक्कत ना हो। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा, लेकिन कोशिश पहले करना है आपको आंसर करने की, और एंड में आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं। एमजेटी ऐप पर इसकी पीडीएफ और क्विज भी आपको मिल जाएगी। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल का क्या नाम है? फटाफट से आंसर करो आप। भारतीय अभी स्टार्टअप के द्वारा बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने शुरू की है एक पहल। उस पहल का नाम है क्या? बायोसारथी। बायोसारथी, ये ऑप्शन जो लोग लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं। आप ये आर्टिकल देख पाओगे, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा ये शुरू किया गया है। भारत में जो जैव अर्थव्यवस्था है, कि जो बायो इकोनॉमी है, इसकी रिपोर्ट जारी की गई है। और इसमें ये बताया गया है कि 2014 में जो 10 बिलियन डॉलर की बायो इकोनॉमी थी, वो अब बढ़कर 165.7 बिलियन डॉलर की बायो इकोनॉमी हो गई है। ठीक है, तो बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला, चेन्नई में आयोजित पीएसए चैलेंजर स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला वर्ग में किसने जीता है खिताब? तो महिला वर्ग का खिताब जीत लिया है किसने? जल्दी से बताइए। चैलेंजर स्क्वैश टूर्नामेंट है, ये स्क्वैश खेल है। तो इसके स्क्वैश खेल में कौन इस समय तेजी से इमर्ज हो रहा है, तेजी से ग्रो हो रहा है? कौन सी खिलाड़ी? तो आप बताएंगे अनाहत सिंह। अनाहत सिंह राजस्थान की हैं और बहुत ही कम उम्र में, सबसे कम उम्र की ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से सबसे कम उम्र की रिप्रेजेंटेशन की थी। ठीक है, तो खैर इन्होंने जीत लिया है महिलाओं का। पुरुषों वाला किसने जीता है? वीर चोटरानी ने। वीर चोटरानी ने पुरुषों का, और महिला वाला अनाहत सिंह ने जीता हुआ है। ये इनका 10वां पीएसए खिताब है। 17 से 21 मार्च तक आयोजन किया गया था। अगला, हाल ही में किसको डेनमार्क के नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रोग से सम्मानित किया गया? नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रोग किसे सम्मानित किया गया है? बताइएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किए गए हैं विजय शंकर। कौन? विजय शंकर। आप आर्टिकल देख पाओगे, द हिंदू का आर्टिकल है। ये ऑनर किए गए हैं डेनमार्क के नाइट क्रॉस फॉर हिज रिमार्केबल कंसुलर सर्विस। ठीक है, तो इनको रासमू एल बिगियार्ड किस्टोन ने दिया है, जो भारत में डेनमार्क के राजदूत हैं। तो ये विजय शंकर है। ठीक है, डेनमार्क के राजा के द्वारा ये दिया जाता है। डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है, कोपेनहेगन इसकी राजधानी होती है। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 24-25 में 250 मीट्रिक टन माल लादान करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन कौन बन गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेलवे एग्जाम्स लगे हुए हैं तो उसमें पूछा जा सकता है, रेलवे से रिलेटेड है तो बताइएगा। 250 मीट्रिक टन माल लादान करने वाला या लोड लादान करने वाला कौन बन गया है पोर्ट? ठीक है, कौन बन गया है जोन? रेलवे जोन, यहाँ पोर्ट की बात नहीं हो रही है। रेलवे जोन कौन सा है? तो आप बताओगे कौन सा है? ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। कौन सा? ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। देखिए, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन बिकम फर्स्ट रेलवे जोन इन इंडिया टू लोड 250 मीट्रिक टन। ठीक है, तो लगातार दूसरे वर्ष इसने ऐसा किया हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर पूछा जाए कि ईस्ट कोस्ट रेलवे यानी कि पूर्वी तटीय रेलवे, ठीक है, पूर्वी तटीय रेलवे, इसका जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर में है। ठीक है, भुवनेश्वर में। और मैंने आपको एक पेज भी दिखाया था कि सभी जोन जो है, टोटल कितने जोन है? 18 जोन है। 18 जोन है रेलवे में। और 18वां जोन कौन सा है ये पूछा जाएगा, तो आप बताना दक्षिण तटीय रेलवे, साउथ कोस्टल रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो आप बताना विशाखापत्तनम में है। कहां पर है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। और अगर 17वां रेलवे जोन पूछे तो कोलकाता मेट्रो को बताना, वो 17वां रेलवे जोन घोषित किया गया है। बाकी सबके कहां कहां पर हेडक्वार्टर हैं, यहाँ पर मैंने लिस्ट दे दी है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर और हमारे एप्लीकेशन पर, एमजेटी ऐप पर मिल जाएगा। वहां से आप रीडिंग लगा लेना, रेलवे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो खासतौर से तो। अगला, बंगाली नाटक निहसांगो ईश्वर ने META में कुल कितने अवार्ड जीते? निहसांगो ईश्वर,
ये बंगाली नाटक है और इस नाटक ने अभी मेटा में जीते हैं टोटल 5 अवार्ड। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 अवार्ड जीते हैं मेटा में निसांगो ने। निसांगो जो है एक नाटक है, बंगाली नाटक है, और अभी महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड दिया गया, मेटा अवार्ड दिया गया, उसमें इसने 5 पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा का, सर्वश्रेष्ठ स्टेज डिजाइन का, इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का, ये सब अवार्ड इन्होंने जीता है। सुमन साहा जो है ये बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर दोनों का अवार्ड जीते हैं। अगला, हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आंसर करिए आप लोग इसका। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे दिया जाएगा? ये 59वां 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, किसे दिया जाएगा? तो आप बताओगे विनोद कुमार शुक्ला को। विनोद कुमार शुक्ला को। आप देखिए राइटर, हिंदी राइटर हैं ये, और किस भाषा के लिए दिया जाता है ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ये हिंदी की भाषा के लिए दिए गए हैं इनको, विनोद कुमार शुक्ला को ज्ञानपीठ अवार्ड को। अच्छा, ज्ञानपीठ का स्पेलिंग ये होता है जनानपीठ, ऐसा है ना, ज्ञानपीठ बोला जाता है लेकिन लिखा ऐसे जाता है। खैर ये 59वां है और ये हिंदी साहित्य से पाने वाले 12वें व्यक्ति हैं। ज्ञानपीठ पिछली बार वाला किसे मिला था 2023 का? तो आप बताओगे कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी और उर्दू के महान कवि गुलजार जी को, इन दोनों को दिया गया था 2023 के लिए, 2024 के लिए इनको। अगर पहले बात करें तो देखिए पहले विजेता थे जी शंकर कुरूप 1965 में। शुरुआत कब हुई थी ज्ञानपीठ की? 1961 में, लेकिन पहली बार 1965 में दिया गया। पहली महिला आशापूर्णा देवी, पहला, और ये 1976 में पाई थी बांग्ला भाषा के लिए। पहले हिंदी लेखक थे सुमित्रा नंदन पंत, 1968 में पाए। पहले क्या होता था ना कि एक पुस्तक के लिए दिया जाता था, किसी रचना के लिए, किसी विशेष पुस्तक के लिए, जैसे सरस्वती सम्मान दिया जाता है, व्यास सम्मान दिया जाता है, बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन बाद में 1982 के बाद में इसे बंद कर दिया गया। 1982 के बाद से ज्ञानपीठ जो है ये किसी इंडिविजुअल रचना के लिए नहीं दिया जाने लगा, फिर इसके बाद ये लाइफ टाइम के कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाने लगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर अभी देखोगे ना, ये नाम दिया गया है जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, गुलजार या फिर विनोद कुमार शुक्ला, यहाँ पर कहीं पर आपको इनकी रचना का नाम नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब वो बंद हो गया। कब से बंद हुआ? 1982 से। लास्ट बार यामा पुस्तक के लिए जब दिया गया था महादेवी वर्मा को, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यामा पुस्तक के लिए महादेवी वर्मा को दिया गया था, उसी के बाद से पैटर्न बदल गया है। 11 लाख की पुरस्कार राशि मिलती है, ये भी याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेज आप रट डालो। अगला, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा, नेवा में शामिल होने वाली 28वीं विधायिका कौन सी बनी? तो 28वीं विधायिका बन गई है दिल्ली की विधायिका, मतलब दिल्ली का विधानसभा, क्योंकि दिल्ली में तो विधान परिषद है नहीं, तो विधायिका में विधानसभा ही आएगी वहां पर। तो ये बन गई है नेवा में शामिल होने वाली 28वीं विधायिका, मतलब इससे पहले 27 और शामिल हो चुकी हैं। नेवा क्या है? नेवा है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत होता क्या है कि विधानसभा में जो कार्यवाही चलती है वो पेपरलेस होती है, पेपरलेस होती है। इसके लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है, एक टेबलेट मोड पर जो चलता है बढ़िया से, तो उसमें विधानसभा की कार्यवाही बढ़िया से चलती है ना। तो उसी को राज्य लागू कर रहे हैं धीरे धीरे। अब 28वां राज्य बन गया है दिल्ली, जिसने लागू कर दिया। पहले कौन था? सबसे पहले नागालैंड ने लागू किया था 2022 में। ठीक है ना, तो ये नेवा के माध्यम से डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाता है और विधायी प्रक्रिया डिजिटलीकृत से चल पाती है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि भाई भारत जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और भारत बहुत जल्द जापान को पीछे छोड़ेगा। कब छोड़ेगा? 2025 में। आंसर करते रहो भाई, आंसर फटाफट से लिखते रहो। कब करेगा? 2025 में भारत जापान को पीछे छोड़ देगा। 2025 में हम लोग आ गए हैं, अंत होते होते तक हम लोग चौथी इकोनॉमी बन जाएंगे। अभी कौन से पे हैं? अभी हम लोग हैं 5वें पर। अभी टॉप पर है अमेरिका, दूसरे पर चाइना है, तीसरे नंबर पर जर्मनी है और चौथे पर जापान है, और इसके बाद 5वें पर हम लोग हैं। लेकिन जल्द ही हम लोग जापान को पीछे कर देंगे। 2027 आते आते हम लोग जर्मनी को भी पीछे कर देंगे। तो उसके बाद लेकिन 2070 के बाद जाकर हम लोग दूसरे पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि बाकी लोग भी तो बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये टॉप 5 इकोनॉमीज हैं। भारत की इकोनॉमी अभी $4.27 ट्रिलियन है और अमेरिका की $30.33 ट्रिलियन है।
याद रखो आप, लगभग 7 गुना ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका। ठीक है, बाकी ये गैप आपको बहुत कम दिख रहा होगा, फिर यहाँ से गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आईएमएफ के बारे में अगर बात करें तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी प्रबंध निदेशक है। 1944 में स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। अगला, इसरो ने अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए कब तक का लक्ष्य निर्धारित किया? इसरो ने कहा है कि अंतरिक्ष स्टेशन भाई हम 2000 कब तक लॉन्च कर देंगे, 2035 तक पूरा पूरा वहां स्थापित कर देंगे। लेकिन उसके लिए कई स्टेज में भेजेंगे, 5 मॉड्यूल भेजेंगे, और 5 मॉड्यूल जो भेजेंगे ना, उसमें पहला मॉड्यूल अगर पूछा जाएगा कब भेजा जाएगा तो 2028 में भेजा जाएगा। 5 मॉड्यूल आप ये समझो कि 5 पार्ट भेजा जाएगा, और वो पार्ट जा करके अंतरिक्ष में असेंबल किया जाएगा, है ना। अभी आपने एक इसरो का एक ऐसा परीक्षण भी देखा था जिसमें वो कंपोनेंट को या सैटेलाइट को आपस में जोड़ रहा था और उसको अलग कर रहा था। तो ऐसे ही वहां पर भी भेज के जब सैटेलाइट को जोड़ देंगे, सब पार्ट को कनेक्ट कर देंगे, तो 5 मॉड्यूल 2035 से भेज करके अपना वहां बन जाएगा अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है ना। चलिए, तो और इसके अलावा 2040 तक चंद्र मिशन, मानव चंद्र मिशन करने वाले हैं, मतलब चंद्रमा की धरती पर मनुष्य को उतारेंगे। इसरो के प्रमुख हैं डॉक्टर वी नारायणन। डेली करंट अफेयर अगर आप देखे होगे तो पूरा डिटेल में मैंने आपको इसको समझाया था, हर एक चंद्रयान मिशन को समझाया था, सब कुछ आपको समझाया था। खैर, मोटा मोटा ये भी जानो कि चंद्रयान 5 की भी अनाउंसमेंट हो गई है। चंद्रयान 5 भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा 2028 तक। चंद्रयान 4 2027 में लॉन्च किया जाएगा अब। ठीक है, अगला, सेपक टकराव विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? ये तो खत्म भी हो गया है अब। सेपक टकराव विश्व कप जो है ये बिहार में आयोजित किया गया, और भारत रहा 7 मेडल के साथ, भारत रहा 7 मेडल के साथ चौथे स्थान पर, 4th पोजीशन पर। ठीक है ना, 4th पोजीशन पर रहा भारत, 7 मेडल था जिसमें एक गोल्ड था, ये बात याद रखना। और इसी वजह से चौथे पर था। थाईलैंड टॉप पर था, उसके 3 गोल्ड थे, है ना। तो खैर, सेपक टकराव विश्व कप ये हुआ कहाँ पर? बिहार में हुआ। 6 दिवसीय था, 20 देश इसमें स्पर्धा किए थे। अगला, एक और जरूरी बात देखो, नवरात्रि और ईद के अवसर पर आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है हर बार की तरह, और रिकमेंडेड बैच में आपको अर्जुन बैच और संकल्प बैच रिकमेंड करूंगा। अगर आप मान लो कोई सा एग्जाम देने जा रहे हो तो 2024 का संकल्प बैच जो है इसको कर लो, ठीक है, ज्वाइन। और ये अर्जुन बैच तो एनटीपीसी के लिए है, और अब सिर्फ सिलेक्शन पर आपको निशाना होना चाहिए। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट कवर कराए गए हैं, सबसे नॉमिनल कॉस्ट पर, सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट वाला आपको यहाँ पर बैच ये मिल रहा है। इसको आप एमजेटी ऐप से जाकर ले सकते हो, और कूपन कोड में आपको यूज करना है दुर्गा 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 70। ठीक है, दुर्गा 70 यूज करोगे तो आपको 70% तक का डिस्काउंट मिलेगा, और ये प्राइजेस बहुत कम हो जाएगी। तो आप जा करके इसे देख सकते हो, ले सकते हो। इसका डेमो वगैरह भी अवेलेबल है, आप डेमो भी देख सकते हो अर्जुन बैच में। ऐसे ही संकल्प बैच है। संकल्प बैच अगर आप ज्वाइन करते हो तो इसका फायदा ये है कि ये 100% बाइलिंगुअल आपको इसमें क्लासेस मिलेंगी, स्टैटिक जीके की भी और करंट अफेयर की भी। इसके अलावा टॉपिक वाइज क्लासेस, डिटेल इसमें क्लास नोट्स भी मिल रहे हैं, ई बुक भी मिल रही है आपको 2024 की पूरी। इसके अलावा स्टैटिक जीके, मंथली मॉक टेस्ट, ये सब चीजें आपको इसमें मिल रही हैं। ठीक है, चलिए अगला, मार्च 2025 में किसको उड़ीसा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? उड़ीसा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तो किसे नियुक्त किया गया है भाई? तो ये नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में, किसे? हरीश टंडन जी को। हरीश टंडन को, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जस्टिस टंडन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाईकोर्ट। कितने हाईकोर्ट हैं भारत में? भारत में है टोटल 25 हाईकोर्ट। 25 हाईकोर्ट हैं टोटल। और अगर 25वां पूछा जाएगा कि 25वां कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? आंध्र प्रदेश का अमरावती हाईकोर्ट। अमरावती हाईकोर्ट, ये 25वां हाईकोर्ट है भारत का। सबसे बड़ा हाईकोर्ट पूछा जाएगा तो इलाहाबाद हाईकोर्ट बताना, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में जो की है। चक्रधारी शरण सिंह जी की जगह पर अब हरीश टंडन होगी ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। अगला, हाल ही में किसको नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त सचिव भाई फाइनेंस सेक्रेटरी, बहुत बड़ा पद होता है। फाइनेंस सेक्रेटरी ही, वित्त सचिव ही हस्ताक्षर करता है 1 रुपए के नोट पर। ठीक है, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, ये क्वेश्चन बना है कई बार। बाकी सभी नोट पर आरबीआई का, ये मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में भी पूछा था। नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अब बन गए हैं अजय सेठ। अजय सेठ किसकी जगह पर आए हैं? तुहिन कांत पांडे जी की जगह पर आए हैं। आपको अगर याद हो तो तुहिन कांत पांडे को अभी पिछले कुछ दिनों में ही सेबी का बना दिया गया था अध्यक्ष। सेबी के अध्यक्ष बन गए थे।
याद है? सेबी के अध्यक्ष बन गए थे क्योंकि माधवीपुरी बुच जो है वो अब हट गई हैं सेबी के अध्यक्ष पद से। अब ये होंगे तुहिन कांत पांडे और अजय सेठ को अब वित्त सचिव बनाया गया। पहले ये तुहिन कांत पांडे वित्त सचिव हुआ करते थे, जब ये वहां चले गए सीट खाली थी तो अजय सेठ को यहाँ पर लाया गया है। क्लियर है ना? चलिए, तो बाकी सब ठीक ही है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना? वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य है केरल। सी ऑप्शन अगर आप लगा रहे हो तो बिल्कुल सही जा रहे हो। केरला बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टेब्लिश सीनियर सिटीजन कमीशन। वरिष्ठ नागरिकों के लिए डेडिकेटेड रूप से ये आयोग होगा जो काम करेगा। केरल ने ही अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले एक विधेयक पारित किया था केरल का नाम बदलने के लिए। केरल का नाम अब बदल करके केरलम किया जाएगा। क्या किया जाएगा? केरलम। अगला, अप्रैल 2025 में आयोजित होने वाले पहले भारत अफ्रीका समुद्री नौसैनिक अभ्यास का क्या नाम है? भारत अफ्रीका समुद्री अभ्यास अभी अप्रैल में होने जा रहा है। इसका नाम है एआई केमी। एआई केमी, ठीक है, ये नाम है, अटपटा सा नाम है। इसमें भारत की नौसेना और 10 अफ्रीकी देशों की नौसेना हिस्सा ले रही हैं। ये होगा कहां पर? इंडियन ओशियन में, यानी हिंद महासागर में ये आयोजन होने जा रहा है। 13 से 18 अप्रैल के बीच में ये चलेगा। ठीक है जी। तंजानिया और भारतीय नौसेना इसकी अध्यक्षता कर रही होंगी और 10 अफ्रीकी देश और भारत इसमें शामिल होगा। अगला, भारत में किस देश ने पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीता? देखो ये रिवीजन है, वीकली रिवीजन है, तो आपको क्विकली रिवीजन करना है। इसमें बहुत ज्यादा मैं ठहराव लेकर बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जैसे डेली करंट अफेयर में किया जाता है। अगर आपको डिटेल्स समझना है तो डेली करंट अफेयर में आइए, और यहाँ पर आप वीकली पॉइंट टू पॉइंट मेन मुद्दे जान करके आगे बढ़ेंगे। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप, इसको जीता किसने है? देखो ये दोनों विश्व कप कहाँ हुआ? दोनों क्या एक्चुअली एक ही साथ होता है कि संस्था द्वारा कराया जाता है। इस बार इंग्लैंड में हुआ और जीता किसने? इस बार भी जीत लिया भारत ने। ठीक है ना? तो आयोजन हुआ इंग्लैंड में और जीता भारत ने। पिछली बार ये मलेशिया में हुआ था, तब भी भारत की ही दोनों टीमें जीता था। पुरुष का भी और महिला का, दोनों का भारत ने जीता है। ठीक है, दोनों का पिछली बार भी जीता था, दोनों का इस बार भी जीता है, पुरुषों वाला भी और महिलाओं वाला भी। तो ये इंग्लैंड में हुआ 17 से 23 मार्च के बीच, चौथा संस्करण था। अगला, और दोनों में उपविजेता इंग्लैंड की ही टीम रही, मतलब इंग्लैंड को ही हरा हरा कर जीते हैं। अगला, ऐसे ही आपको कबड्डी विश्व कप भी याद रखना है ना? ये तो सॉरी, ये तो कबड्डी विश्व कप है। ऐसे ही खो खो विश्व कप याद रखना है। खो खो विश्व कप में क्या हुआ था कि खो खो विश्व कप जो है ये नेपाल की टीम को हम लोग ने हराया था, पुरुषों वाला भी महिलाओं वाला भी। ठीक है, सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, दिल्ली में आयोजन हुआ था। तो खो खो विश्व कप में दोनों भारतीय पुरुष और महिला टीम दोनों जीती है, और कबड्डी वाले में भी दोनों जीती है। दोनों आप लोग बचपन से ही खेलते आए हो खेल। मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? संसद सदस्यों के वेतन में वृद्धि की गई है। कितना प्रतिशत किया गया है भाई? 24% किया गया है। सांसद जो सदस्य हैं उनके पहले 1 लाख सैलरी थी, और अब ये सैलरी बढ़ा करके कर दी गई है 1,24,000। सीधा सीधा 24% ग्रोथ। ठीक है, ये कर दी गई है सैलरी सांसद की। माननीय सांसद जी जो कि संसद भवन में बैठते हैं, उनकी सैलरी है ये। ठीक है, अगला, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सी राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड तोड़ने वाली महिला एथलीट बनी? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है जसप्रीत कौर ने। इन्होंने एक्चुअली अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। ये वेट लिफ्टर हैं, वेट लिफ्टिंग वाले गेम में खेलती हैं। और पैरालंपिक जो अभी हो रहा था, सॉरी पैरालंपिक नहीं, पैरा खेलो इंडिया जो गेम है, ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जिसे कहते हैं, दिल्ली में आयोजित हो रहा था। तो उसमें इन्होंने 101 किलोग्राम का वजन उठाया, जो एक नेशनल रिकॉर्ड है किसी भी पैरा एथलीट के लिए। तो 100 किलोग्राम का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब की बार 101 किलोग्राम वजन उठाया है। 45 किलोग्राम के वर्ग में ये भाग लेती हैं। ठीक है, तो 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजन हुआ। हरियाणा ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। अभी क्वेश्चन आगे आएगा। अगला, मार्च 2025 में किसको नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य, फुल टाइम मेंबर कौन बन गए हैं भाई? तो ये बन गए हैं कौन, जल्दी से कमेंट करो। राजीव गौबा। राजीव गौबा इससे पहले क्या थे? कैबिनेट सचिव थे, लंबे समय तक रहे कैबिनेट सचिव, और इनको अब बना दिया गया है नीति आयोग का फुल टाइम मेंबर। नीति आयोग के बारे में मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है, ये एक वैधानिक संस्था है। ठीक है, वैधानिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है, ये बात ध्यान रखना। दूसरा, इसको योजना आयोग की जगह पर
1 जनवरी 2015 से लाया गया था। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग लाया गया था लॉन्ग टर्म विजन के लिए। ठीक है, तो सुमन केबेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष बाई डिफॉल्ट प्रधानमंत्री होते हैं और सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम है। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कौन सा देश दूध उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 देश रहा? तो दूध उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पर आ गया है भारत। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में टॉप पर हैं हम लोग। ये द हिंदू का आर्टिकल आप देख पाओगे। और उत्पादन क्षमता 239 मिलियन मीट्रिक टन है वर्तमान में। आगे टारगेट भी हम लोगों ने सेट किया है। कितना टारगेट है? आगे टारगेट है प्रोड्यूस करने का अगले 5 वर्षों में 300 मिलियन मीट्रिक टन का, नेक्स्ट 5 ईयर में। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि टारगेट भी लंबा रखे हुए हैं। हाल ही में विमोचित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द चेन्नई सुपर किंग, इसको किसने लॉन्च किया या किसकी पुस्तक है? लॉन्चिंग नहीं, किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है पीएस रमन की। पीएस रमन ने लिखा है लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग आप जानते हो कि आईपीएल की एक टीम है। ठीक है, तो अब मोस्ट सक्सेसफुल टीम मानी जाती है। पीएस रमन जो है इसके लेखक है इस पुस्तक के। ये पुस्तक उसी पर बेस्ड है, टीम पर। कर्मचारी राज्य बीमा योजना क्या उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में विस्तार किया गया? तो उत्तर प्रदेश के 15 और जिले इसमें कनेक्ट किए गए। अब उत्तर प्रदेश में 75 में से 74 जिलों में ये योजना लागू हो चुकी है। मनसुख वडनाबिया जी ने इसका अभी विमोचन किया, उद्घाटन किया। कर्मचारी राज्य बीमा योजना उत्तर प्रदेश के देखिए लॉन्च कर दी गई 15 और डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, तो अब टोटल उत्तर प्रदेश के 74 जिलों में है। भारत में टोटल 689 जिलों में ये योजना लागू है, काम करती है कर्मचारियों के लिए, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत। अगला, इसको पंडित नेहरू ने शुरू किया था 24 फरवरी 1952 को कानपुर से। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी। सेपक टकरा विश्व कप में भारतीय टीम ने कुल कितने मेडल जीते? अभी मैंने आपको बताया सेपक टकरा विश्व कप जो कि बिहार में हुआ था। भारतीय टीम ने जो टोटल जीते 7 मेडल, जिसमें एक मेडल था, एक गोल्ड था। ठीक है ना, और भारतीय टीम रही चौथे पोजीशन पर। ठीक है, तो चौथे पोजीशन पर 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ। और टॉप पर रहा थाईलैंड। थाईलैंड के 3 गोल्ड और 1 सिल्वर था, तो इसलिए ये टॉप पर रहा। बिहार में आयोजन किया गया था। ये रहा टेबल लिस्ट, ये भी देख लो आप। भारत यहाँ पर है। अगला, हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई है? तो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बन गई है? जेएसडब्ल्यू स्टील, भारत की ही कंपनी है और अब बन गई दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। $30 बिलियन का इसका मार्केट कैप पहुंच चुका है। ठीक है, $30 बिलियन। और आर्सिलर मित्तल, निप्पन स्टील और बाओसान आयरन जैसी प्रमुख वैश्विक स्टील कंपनियों से आगे कर दिया है इन्होंने। सज्जन जिंदल इसके संस्थापक हैं, मुंबई में हेडक्वार्टर है। अगला है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 की दुनिया की शीर्ष 10 सबसे धनी महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट आई है, इसमें दुनिया की शीर्ष 10 सबसे बड़ी धनी अमीर महिलाओं की लिस्ट आई है। उसमें भारत की रोशनी नादर मल्होत्रा शामिल हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि HCL कंपनी से हैं, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड कंपनी से हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा जो हैं ये भारत की तीसरी व्यक्ति बन गई हैं अमीर, और महिलाओं में विश्व में ये 5वें नंबर पर है। भारत की तो सबसे अमीर महिला हैं ही, भारत में तीसरी सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गई हैं अंबानी और अडानी के बाद, और अब दुनिया में 5वीं सबसे अमीर महिला भी बन गई हैं। तो ये इनका नेटवर्थ है 3.5 लाख करोड़ रुपए और 10 टॉप 10 में शामिल हो गए हैं। सबसे ज्यादा अरबपतियों की बात करें तो अमेरिका में सबसे ज्यादा अरबपति हैं, फिर चाइना में, और फिर भारत में अरबपतियों की संख्या सबसे ज्यादा है दुनिया में। ठीक है, 18वें स्थान पर मुकेश अंबानी है ओवरऑल विश्व में। भारत में और एशिया में ये टॉप पर है। दूसरे पर गौतम अडानी है। ठीक है, अगला, ये दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट है। ठीक है, इधर एलन मस्क जो है ये टॉप पर हैं हर बार की तरह, जेफ बेजोस दूसरे पर हैं। श्रीलंका को पीछे छोड़कर 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक कौन बन गया? तो भाई चाय एक्सपोर्ट करने के मामले में हम लोग दूसरे स्थान पर आ गए हैं। और किसको पीछे किया है? श्रीलंका को। पहले पर कौन है? पहले पर केन्या बना हुआ है, सबसे बड़ा चाय निर्यातक, टी का एक्सपोर्टर केन्या है। उसके बाद फिर भारत है। ठीक है, और भारत ने श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया, तो मतलब श्रीलंका है तीसरे स्थान पर। भारत की चाय यूएई, इराक, ईरान और रूस, अमेरिका, यूके कई देशों में जाती है।
अगला, आरबीआई ने इंटरचेंज फीस बढ़ा दिया है, इसके तहत कब से एटीएम से पैसे निकालना महंगा हो जाएगा? तो आरबीआई ने इंटरचेंज फीस 1 मई से लागू करने की घोषणा की है। 1 मई 2025 से एटीएम से आप बार बार पैसे निकालते हो तो आपको कॉस्टली पड़ सकता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि 17 रुपए से बढ़ाकर प्रति लेन देन 19 रुपए होंगे अगर आप मान लीजिए दूसरे किसी कंपनी के एटीएम से निकाल रहे हो। तो आपका एक बैंक में अकाउंट है, दूसरे बैंक के अकाउंट के वाले दूसरे बैंक वाले एटीएम से अगर निकालते हो तो आपको 19 रुपए दिए जाएंगे तय लिमिट के बाद। ठीक है, मतलब 3 बार ट्रांजेक्शन से ज़्यादा अगर कर लेते हो तब आपको प्रति ट्रांजेक्शन 19 रुपए कटेंगे और बैलेंस चेक करने के 7 रुपए। ठीक है, ये 1 महीने की लिमिट है। किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो भारतीय मूल की अमेरिकी महिला, महिला नहीं अमेरिकी कहेंगे, ठीक है, ये हटाना था। तो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं डॉक्टर जय भट्टाचार्य और इनको अभी वहाँ के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का बनाया गया है अध्यक्ष, ठीक है, अमेरिका में। तो ये अब होंगे निदेशक, डायरेक्टर, 18वें नंबर के एनआईएच के निदेशक होंगे। कोलकाता में इनका जन्म हुआ था लेकिन बाद में ये अमेरिका में रहने लगे। अगला, हाल ही में म्यांमार से आए भूकंप के कारण किस देश के प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा की है? म्यांमार में देखो बहुत ही बड़ा भूकंप आया है और इसकी वजह से ना संख्या मृतकों की बढ़ती जा रही है। लगभग अनुमान बताया जा रहा है 10,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। जब मैंने आपको ये बताया था कि म्यांमार में जब भूकंप आया है, देखिए म्यांमार में भूकंप आया, थाईलैंड ने आपातकाल घोषणा की। म्यांमार में ही इसका एपी सेंटर था, एपी सेंटर इसका म्यांमार में था, ये बात ध्यान रखना। और इसमें शुरुआत में तो 144 रिपोर्टेड डेथ की गई, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग मिसिंग थे और अब जैसे जैसे ढूंढा जा रहा है, बॉडीज मिल रही हैं, मृतकों का काउंट बढ़ता जा रहा है और अब संख्या लगभग 10,000 तक बताया जा रहा है कि पहुंच सकता है। भारत ने बढ़ चढ़ कर के मदद करने की घोषणा की है और भारत ने इसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है। ऑपरेशन कल की वीडियो में लूंगा मैं, ब्रह्मा, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत सरकार भी मदद कर रही है, ठीक है। भारत भी जब जब कुछ भी ऐसा होता है किसी देश में तब मिशन चला करके, ऑपरेशन चला करके वहाँ पर हेल्प करती है, बहुत सारी राहत सामग्रियाँ भेजती है। खैर, ये 7.7 मैग्नीट्यूड का था भूकंप और एक और भूकंप देखा गया है अभी कल ही इसके बाद, हालांकि वो कम मैग्नीट्यूड का था लेकिन वो भी भूकंप था और म्यांमार में ही आया। तो मतलब वहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट जो है ना कुछ इधर उधर जरूर कर रही हैं। खैर, ये तो थे क्वेश्चन इस वीक के, इस सप्ताह के। ये मैं आपको इस महीने के पूरे मार्च महीने के जो भी महत्वपूर्ण दिवस है उसको दे जा रहा हूँ आपको, आप रिवाइज कर लेना पीडीएफ से। इसके अलावा ये जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हैं ये भी देख लीजिए, इससे भी आप रिवीजन कर लीजिएगा। सैन्य अभ्यास कौन कौन किसके किसके बीच हुए थे ये भी देख लेना। ब्रांड एम्बेसडर कौन कंपनी की कौन नियुक्त किए गए हैं, ये सब आप पीडीएफ से रिवाइज कर लिया करो। और हाँ, नवरात्रि और ईद के ऑफर पर जो आपको दिया जा रहा है ह्यूज डिस्काउंट, उसका आप फायदा उठाइए। 70% तक का डिस्काउंट मिलेगा, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर आपको वीडियो कोर्स और ई बुक्स मिल रही होंगी। जाइए फटाफट से इसको चेक कीजिए, देखिए कहाँ पर क्या ऑफर अप्लाई हो रहा है। एमजीटी ऐप पर जाना, आपको वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है और ई बुक सेक्शन में जाकर ई बुक आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में। अपना स्कोर कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कितना स्कोर किए, कितना आप सही कर पाए हों, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।